बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटे, हमने जैसा कि आपको आईडी के अपने वन शॉट लेक्चर की सीरीज को स्टार्ट किया था और हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर चल रहे थे और हमारी फिजिकल केमिस्ट्री का बेटे लास्ट चैप्टर है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। बेटे, केमिकल बॉन्डिंग का सबसे पहले पास्ट पेपर एनालिसिस देख लें। बेटे, इससे इतनी टाइम्स जो है ना वो पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा बेटे, अब हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पढ़ने हैं। बेटे, ये जो हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं ना, ये दीज आर कॉल्ड एज हम इनको क्या कहते हैं, वी आर कॉल्ड इट इंट्रा मॉलिक्यूलर। बेटे, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होगी, दिस इज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होगी। और बेटे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हमारे पास क्या है, तीन तरह की इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हो सकती है। द वन इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड होगा हमारे पास। बेटे, एक हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होगा और एक हमारे पास बेटे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो बेटे, हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। बेटे, ऐसी फोर्स जो एटम के दरमियान के अंदर, सॉरी, एक मॉलिक्यूल के अंदर होती है, जो एटम्स को आपस में क्या रखती है, जुड़े रखती है। तो मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा का मतलब होता है विद इन। अच्छा बेटे, यहां पर याद रखिएगा एक मेटालिक बॉन्ड आता है, तो बेटे याद रखिएगा मेटालिक बॉन्ड वो किसकी है, इसकी कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ही है। और वो कौन है बेटे, दैट इज कॉल्ड एज द मेटालिक बॉन्ड। बेटे, आपको पता है कि हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड वो हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है लोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड। लोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान फिक्स रहते हैं। डीलोकलाइजेशन जैसे बेटे आप लोगों ने बेंजीन के अंदर ऑब्जर्व किया होगा कि उसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या पाई बॉन्ड रेजोनेट करते हैं, इसको डीलोकलाइज कहते हैं। बेटे, मेटालिक बॉन्ड भी हमारा इज अ टाइप ऑफ डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड की टाइप होगा, ठीक है, डीलोकलाइज्ड कोवलेंट बॉन्ड की टाइप होगा। अच्छा बेटे, हमने बेसिकली लुईस और कुजल के मुताबिक हम ये तीन बॉन्ड को डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस एंड कुजल। वो कहता है जी बेसिक बॉन्ड ये तीन ही होते हैं, लुईस कुजल मॉडल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। आइए बेटे, मैंने तीनों का ना एक आपके सामने समरी टेबल के अंदर ना इन सबको रख दिया है बिल्कुल कंसाइज करके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा बेटे, आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले यहाँ कुछ इनके फीचर्स लिखे हैं, यहाँ आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड, और साथ ही मैंने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को लिख दिया है। बेटे, आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट या कर्नल बॉन्ड भी कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड और सेमी पोलर बॉन्ड भी कहा जाता है। अब इन सब बातों को देखते हैं। बेटे, सबसे पहले जो हमारा आयोनिक बॉन्ड होता है बेटे, हमेशा किसके दरमियान बनता है, ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। और वो किसको देता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देता है। आपको आइडिया है बेटे, जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इसकी क्या होनी चाहिए, इट हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके। हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की क्या खासियत होती है कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए, ताकि वो इजी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। जबकि बेटे यहां पे जब वो आइन और केटाइन बन जाते हैं, तो बेटे आपको पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं वो किस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1A एंड ग्रुप नंबर 2A हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, जैसे हमारे ग्रुप नंबर 6A एंड ग्रुप नंबर 7A। बेटे, ये क्या करते हैं, जब इन ग्रुप से कंबाइन करते हैं, दे मेक अ आयोनिक बॉन्ड। अच्छा बेटे, आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती हैं। बेटे, रिजिडिटी, ये नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, कोई भी आयन किसी को भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। बेटे, नॉन रिजिड का मतलब ये होता है कि ये इनकी जो ना क्रिस्टल्स फिक्स नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उनमें एंगल और शेप फिक्स होती है, यहाँ पे इनके एंगल्स या शेप्स फिक्स नहीं होती। यानी नॉन रिजिड का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फिक्स नहीं होते, ठीक है। जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी कि वहां एंगल फिक्स रहेगा क्योंकि वहां ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स फिक्स रहती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसीलिए नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शन होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, राइट, जबकि हमारे कोवेलेंट जो है वो शो करते हैं। अच्छा बेटे, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई 1.7 से ज्यादा होना चाहिए। और बेटे, हम लोग इसको क्या कहते हैं जी, हम इसको सिंबलाइज करते हैं बाय चार्जेस के साथ। बेटे, कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहते हैं, ये बेसिकली दो एटम, 2 3 4 एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। और बेटे, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ 1 2 और 3 बॉन्ड्स हो सकती है। अगर 1 बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है, एंड आप जानते हैं कि ईच बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड्स कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो बेटे, इससे सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। और इसी तरीके से ये रिजिड एंड मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। बेटे, मल्टी डायरेक्शन क्यों, जैसे आपको पता है कि कार्बन एटम के दरमियान, 2 कार्बन एटम के दरमियान 3 बॉन्ड बन रहे हैं, सो दैट्स इट इज मल्टी डायरेक्शनल। एंड रिजिड, इसका मतलब है इनकी फिक्स ज्योमेट्री, फिक्स शेप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेटे इनकी जो है ना वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री एग्जिस्ट कर रही होती है और एंगल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बेटे, यहां पर ना
नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड के हवाले से मैंने बता दिया कि जो हमारे नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं ना, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो 0 से 0.4 होगा। तो इसका मतलब है कि वो नॉन पोलर बॉन्ड होगा। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं CH4 की बात की जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। तो बेटे यहां पर नॉन पोलर बॉन्ड होगा। पोलर बॉन्ड के लिए क्या है कि बेटे 0.5 के 0.4 को जब 0.5 लिख लो ज्यादा अच्छा है, 0.5 से 1.7 के बिटवीन अगर डिफरेंस है तो दैट इज कॉल्ड एज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और बेटे हम इसको लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड्स को। बेटे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ये सेमी पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है ना, ये क्या होता है बेटे, सेमी पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसको इसलिए कहा जाता है कि ये इंटरमीडिएट बॉन्ड होता है बिटवीन कोवलेंट एंड आयोनिक के इन बिटवीन होता है। बेटे ये वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। लॉन पेयर इज ट्रांसफॉर्म इनटू बॉन्ड पेयर। हमारा जो लॉन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, हम इसको, इसमें ना दो चीजें होती है, एक होता है डोनर और एक होता है एक्सेप्टर। डोनर वो होता है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, और एक्सेप्टर वो होता है जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारे लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। ये क्यों एक्सेप्टर्स होते हैं? बिकॉज दे आर द डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और हमारे डोनर्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, जिसलिए इनको लुईस बेस कहा जाता है। ठीक है। इस तरीके से बेटे इनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स करती हैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ, सो दैट्स व्हाई इनको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। बेटे ये इंटरमीडिएट होते हैं। इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो आपके पास सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बेटे याद रखिएगा जो हमारे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ये यूनी डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं, एक डायरेक्शन वाला बॉन्ड होता है। अच्छा बेटे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन कि हमारा आयोनिक बॉन्ड लाजमी नहीं है कि ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बने, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं यूजुअली दे आर मेटल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर नॉन मेटल। बेटे आयोनिक बॉन्ड सारे के सारे नॉन मेटल एटम्स के दरमियान भी बनता है। जैसे बेटे अमोनियम क्लोराइड की बात करें, NH4 पॉजिटिव, ये Cl, दीज ऑल आर द नॉन मेटल्स। बेटे सारे नॉन मेटल्स के दरमियान भी क्या बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड बन सकता है। ये लाजमी नहीं कि सिर्फ कोवलेंट, और ये लाजमी नहीं कि सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ही बने। ठीक है बेटे, ये बात का आपको आइडिया होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटे उसके बाद अगली चीज क्या है कि ये वाहिद कंपाउंड है जिसमें बेटे तीनों टाइप की बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें आयोनिक बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। आइए बेटे, ये बेटे कुछ मैंने आपको बातें बता दी आयनिक कैरेक्टर और फजान रूल्स के हवाले से कि बेटे अब इसके लिए कुछ आपने याद रखना है। इसका की रूल क्या है, ये पढ़ने का मकसद क्या है। कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता। अगर आप चाहते हैं 100% आयोनिक कैरेक्टर हो तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी 4 एंड 0 पोलराइजेशन, वहां पे पोलराइजेशन ना हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जैक्टली 4 होगा, तो बेटे इसका मतलब वहां पे 100% आयोनिक कैरेक्टर होगा। और आप जानते हैं कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जहां पे 100% जो है ना वो आयोनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा हो, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कभी भी 4 नहीं हो सकता। अच्छा बेटे यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें पोलराइजेशन के लिहाज से कि पोलराइजेशन बेसिकली क्या है कि पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन ऑफ कैटाइन। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटाइन। बेटे अगर आपसे कहा जाए कि आई हैव लिथियम क्लोराइड एंड आई हैव सीजियम क्लोराइड, बेटे मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ किसकी पोलराइजेशन किसकी ज्यादा है, तो मैं ये कहूंगा कि सर, आप कहेंगे सर जिसका साइज ऑफ कैटाइन, जितना साइज ऑफ कैटाइन छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब वहां पे पोलराइजेशन क्या उतनी ज्यादा है। तो बेटे लिथियम का साइज छोटा है, इसका मतलब है ये ज्यादा पोलराइजेशन कॉज करेगा। पोलराइजेशन का मतलब है ये एनाइन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा। अच्छा बेटे अगली बात ये, जितनी पोलराइजेशन किसी की चीज के अंदर ज्यादा होगी वहां पे कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसीलिए बेटे लिथियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है कि ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। क्यों लेस सॉल्युबल होता है? बिकॉज ऑफ यहां पर क्या ज्यादा होता है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, सी कैरेक्टर वो ज्यादा होता है। और बेटे हमारा सीजियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल है क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पोलराइजेशन कम होती है, जिसकी वजह से यहां पे कोवलेंट कैरेक्टर कम है और आयोनिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है बेटे। अच्छा, इसी तरीके से बेटे अगर आपसे बात की जाए, अब हम लोग एनाइंस की अगर बात कर लें, फॉर एग्जांपल बेटे अगर मेरे पास AlF3 है और एक मेरे पास है AlCl3 है, मुझे अगर पूछा जाए, मुझे बताएं जी इसमें आप ना क्या नाम है, मैंने कैटाइन सेम कर दिया और एनाइन के लिहाज से किसमें पोलराइजेशन ज्यादा है, तो बेटे एनाइन के लिए हम पोलराइजेशन की बात करते हैं, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। और किस एनाइन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसका साइज ऑफ एनाइन जितना बड़ा होगा, बेटे इसका मतलब वहां पे पोलराइजिंग, वहां पे क्या होगी,
उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है इसका मतलब वहां पोलराइजेशन ज्यादा हो रही है। तो बेटे आप ये देखिए एल्यूमिनियम दोनों में सेम, ये -1 है, ये भी -1, तो क्लोरीन साइज में बड़ा है। जो साइज में बड़ा होगा इसका मतलब ये है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। जिसकी पोलराइजेशन ज्यादा होती है उसमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा बेटे? उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इट मींस दैट जितना एनाइन साइज में बड़ा होगा वहां कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और हम केटाइन के लिए क्या पढ़ के हैं? जितना केटाइन का साइज बड़ा होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा? उतना कम होगा। क्या बेटे मैं ये मैं कंक्लूजन करके लिख दूं? अगर मैं कंक्लूजन यूं ड्रॉ कर दूं तो मेरा ख्याल है आप कहेंगे सर ये आपने बड़ा अच्छा कर दिया। अगर आप कोवलेंट कैरेक्टर के लिहाज से देखना चाहते हैं तो बेटे याद रखिए कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटे साइज ऑफ एनाइन जितना बड़ा हो और ये साइज ऑफ केटाइन के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो बेटे यहाँ कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और अगर मैं आयोनिक कैरेक्टर के लिहाज से लिखूं तो आप कहेंगे सर आप इसका रिवर्स कर दें, तो बेटे आयोनिक कैरेक्टर के लिए क्या होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साइज ऑफ केटाइन जितना बड़ा होगा और साइज ऑफ एनाइन जितना छोटा होगा वहां पर क्या होगा बेटे? आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आई होप सो कि मेरी आप लोगों को बात अंडरस्टैंड होगी बेटे। किसी तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर निकालते हैं तो डायपोल मोमेंट को डिवाइड करते हैं आयोनिक डायपोल मोमेंट पे और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो हमारा ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट होता है ना ये हमें सवाल में दिया जाता है, ठीक है? ये डायपोल मोमेंट दिए जाते हैं, दोनों डायपोल मोमेंट बल्कि दिए जाते हैं। अच्छा बेटे इसी तरीके से अब ये मैंने कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से कुछ आपको टाइप्स बताने की कोशिश की है। अगर आइडेंटिकल एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, 100% आयोनिक होगा, इसका मतलब है 100% परसेंटेज कैरेक्टर 0% होगा। उसमें 0% आयोनिक कैरेक्टर क्योंकि नहीं है, क्योंकि आइडेंटिकल एटम्स है। जैसे बेटे आप H की बात करते हो ना, देखो 100% कोवलेंट है। बेटे आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। मेरा ख्याल है आप लोगों को इस बात का आइडिया हो जाना चाहिए कि किसमें कितना कोवलेंट है, किसमें कितना आयोनिक है। आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा। अब आप एक चीज सोच रहे कि सर HF में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 है, ये तो 1.7 से ज्यादा है। इसका मतलब है यहां पर आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए था, कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो यहां पे कम होना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है बेटा? उसकी वजह यह है कि यहां पर जो फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन इसकी लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है और H जो होता है इसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। हालांकि हमने क्या पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड के लिए कि भाई हमने ये पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, तब जाके आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना उसकी लॉजिक आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी। आई होप सो कि बच्चों ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अच्छा, सीजियम फ्लोराइड हमारा वाहिद कंपाउंड है जिसमें सबसे ज्यादा जो है ना हमारे पास आयोनिक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा बेटे इस तरीके से ये कुछ मैंने ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स नहीं है बेटे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में आपको पता है ये परसेंटेज कब निकालने की जरूरत पड़ती है? ये जो हम लोग इसकी परसेंटेज निकालते हैं बेटे, हम लोग को परसेंटेज निकालने की जरूरत तब पड़ती है कि जब हमारे पास क्या हो, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास है NH4 है, राइट? NH4 पॉजिटिव है। जब आपके पास सराउंडिंग एटम सेम हो ना तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें जो है ना ये क्या कहते हैं इसको, परसेंटेज जो है ना वो निकालनी पड़ती है कि इसमें कितने परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कितने परसेंट आयन, कितने परसेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो उसके लिए फिर हमें ये सारे का सारा जो है ना वो काम करना पड़ता है, ठीक है बेटे? इसलिए हम इसको करते हैं। अच्छा बेटे इसके लिए मैं एक छोटा सा आप लोगों को, आपको याद है कि ड्यूरिंग लेक्चर ही मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि आप इसको कैसे करना है बेटे। इसके लिए आपने शॉर्टकट परसेंटेज, अगर आप लोगों ने क्या नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर निकालना है तो परसेंटेज कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये C बॉन्ड लिखेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेम सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेम सराउंडिंग एटम, ठीक है? सराउंडिंग एटम क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है? और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। देखिए बेटे मैं इसको निकाल के दिखाता हूं। आपको पता है कि NH4 में ना एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, 1 ऊपर रखो, टोटल सेम सराउंडिंग एटम कितने? 4 को नीचे रखो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपके पास यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर निकल के आ जाएगा। और अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो, जैसे बेटे NH3 और आपको पता है कि BF3 में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सराउंडिंग एटम क्या डिफरेंट है? N के H है और B के क्या है? F है। दोनों सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो तो बेटे याद रखिएगा इनके दरमियान 100% कोऑर्डिनेट कोवलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैंने सारा बॉक्स आपके लिए सॉल्व करके लग दी है बेटे। मेरा ख्याल इसमें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? अच्छा
उसके बाद बेटे यहाँ पर कुछ और इंफॉर्मेशन कि बेटे जो पर क्लोरिक एसिड है ना, इसमें कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? इसमें 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और हमारा जो HCl होता है इसमें 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। नाइट्रिक एसिड में बेटे हमारे पास 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये बट आप लोगों को याद करनी है, ये बुक लाइंस हैं। अच्छा बेटे, वेस्पर थ्योरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है कि हमारा जो है ना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज कंपेयर टू जो हमने पढ़ा पीछे। बेटे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो डेवलप हुई टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ लुईस मॉडल। कोई भी सिंगल मॉडर्न थ्योरी जो है ना सारे केमिकल बॉन्ड्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करती। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आर यूजफुल बट नीदर कंप्लीट इज अलोन। अकेली थ्योरी कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती। अच्छा बेटे, हमें ना मेजर थ्योरीज कौन कौन सी होती है कोवलेंट बॉन्ड के लिए? आप देख सकते हैं वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, मॉलिक्यूलर रेजोनेंस थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। बेटे मैंने एक एक के बारे में बताया। ये हमें सिंपल शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करती है। बेटे ये हमें बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन करती है। ये हमें इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बताती है कि आया के इलेक्ट्रॉन जो है ना वहां पे मॉलिक्यूल के अंदर पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक बताती है। बेटे ये मॉलिक्यूल के दरमियान रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। बेटे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताती है? ये बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड बताती है, स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। और बेटे जो हमारा लिगेंड फील्ड थ्योरी है ये हमें एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मोर कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ज्यादा अच्छी हमें लिगेंड फील्ड थ्योरी जो है ना वो हमें कॉम्प्लेक्सेस की बॉन्डिंग के हवाले से आइडिया देती है। बट ये कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉन्ड भी ना प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं, उसकी डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता, वो एक डिफरेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ये बस बेटे आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया के 2025 में इससे एमसीक्यू आया हुआ था, इसलिए मैंने करवाया। अच्छा बेटे, अब ना मैंने कुछ पोस्टुलेट्स लिखे हैं। किसके? मैंने पोस्टुलेट्स लिखे हैं बेटे आपके पास। किसके? आपको भी आइडिया है वेस्पर थ्योरी के। बेटे वो कहता है कि बोथ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर डिटरमिन द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। बेटे ज्योमेट्री आपको पता है कि दो तरह की ज्योमेट्रीज होती हैं। एक होता है हमारे पास दो टर्म होती है, एक ज्योमेट्री और एक होता है शेप होता है। तो बेटे याद रखिएगा जो हमारे पास शेप और ज्योमेट्री है ना उन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटे शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है कि शेप ओनली जो बॉन्ड पेयर होते हैं, बॉन्ड पेयर वो किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बताते हैं, और हम कहते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर जो होते हैं ना ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये हमें ज्योमेट्री बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटे आपको पता है अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर के पास ना हम लोगों ने अगर इसकी शेप बतानी है ना तो हमने सिर्फ इसके बॉन्ड पेयर लेने हैं। तो बेटे दो बॉन्ड पेयर है, इसकी शेप बेंट होगी, एंगुलर या वी शेप होगी। अगर आप इसकी ज्योमेट्री बताना चाहते हो तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इट वुड बी टेट्राहेड्रल, हम उसको कहेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल कहेंगे। तो यहां पे ये बताना चाह रहे हैं कि बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दोनों क्या करते हैं? ये ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री बताते हैं। लॉन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर बिकॉज आपको पता है क्योंकि बॉन्ड पेयर को दो न्यूक्लियर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लॉन पेयर को एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है। बट रिपल्शन किसकी है? तो लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम। अब बेटे ये सारी की सारी रिपल्शन को हम लोग ये कहते हैं, या इनको एक्सचेंज रिपल्शन भी कहा जाता है, इनको ये नाम भी दिया जाता है वैन डेर वाल्स रिपल्शन या एक्सचेंज रिपल्शन का नाम भी इसको दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा बेटे यहां पर क्या है, आपने एक बात याद रखनी है कि यहां लिखा है कि जो हमारा लॉन पेयर है वो मोर स्प्रेड होता है और ये ज्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं। आप सबको भी बातों का आइडिया, बहुत सिंपल सी बातें हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड हायर चार्ज डेंसिटी ऑक्युपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड। बेटे डबल और ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रीजन के अंदर ज्यादा होती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि इनकी हायर चार्ज डेंसिटी होती है, लेकिन ये बिहेव करते हैं सिंगल पेयर के तौर पे। और क्या बताते हैं? इन डिटरमिनिंग ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि हम इनकी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जब बताएंगे तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बिहेव कर रहे एज अ सिंगल के तौर पे लेंगे। लॉन पेयर देयरफॉर कंप्रेसेस बॉन्ड एंगल, हमारे जो लॉन पेयर हैं वो बॉन्ड एंगल को क्या करते हैं? कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है बेटे। अच्छा अब बेटे यहां पर ना कुछ मैंने आपको ना बॉन्ड एंगल से रिलेटेड कुछ चीजें सॉल्व करवानी है, और यहां इससे पहले एक चीज बताने लगा हूं। बेटे याद रखिएगा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ना जो हमारा सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम ये क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी पॉलीवेलेंट। बेटे ये पॉलीवेलेंट होना जरूरी होता है कि जिसमें ऐसा एटम जो क्या करे, जो जिसकी वैलेंसी दो या दो से ज्यादा हो, जिसकी वैलेंसी दो या दो से ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा बेटे? सेंट्रल एटम होगा। जैसे बेटे आपको पता है कि हमारे ग्रुप नंबर 7 के जो एलिमेंट्स हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो हमने कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे पॉलीवेलेंट एलिमेंट को प्रेफर करना है। ठीक है। अच्छा बेटे बॉन्ड एंगल का डायरेक्ट रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेंट्रल एटम के साथ, और इनवर्स रिलेशन है टर्मिनल। टर्मिनल कहते हैं बेटे अटैच एटम को। अब देखिए बेटे मैंने आपके सामने ये पॉइंट लिखा, इससे रिलेटेड मैंने 1, 2 और ये तीसरा एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। देखिए बेटे आप मुझे बताएं
यहाँ पे किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? आप ये देखें कि बेटे मैंने H सब में सेम कर दिया है। बेटे आपको पता है अगर H मैंने सेम कर दी, मैं सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं, जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, जिस सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। बेटे आपको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक ये तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप बॉटम डिक्रीज कर रही है। अगर डिक्रीज करते तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा होगा, NH3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है जी, ये बात आप लोगों को अपने माइंड के अंदर रखनी है। अच्छा बेटे इससे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की ज्यादा होगी तो क्या होगा? बेटे इसके ज्यादा होने से क्या होगा कि जो हमारा NH3 है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो लोन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे क्या होगा कि लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कॉज नहीं कर सकेगा। मतलब ये NH3 ना, इसका मैं इतना ड्रॉ कर रहा हूं, आर्सेनिक है ना, तो बेटे इसका जो लोन पेयर है वो ज्यादा एक्सपैंड किया होगा, जो ज्यादा एक्सपैंड करेगा वो ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा। अच्छा बेटे अब जरा अपना अगला पॉइंट देखिएगा कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल क्या है, कि आपने इसमें बताना है। अब ये बेटे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इससे रिलेटेड आपको ये पॉइंट नजर आ रहा होगा, ये जो मैंने इंसर्कल किया हुआ है जिसको, इससे रिलेटेड अटैच एटम। बेटे आप देखें जिस अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ना, इसका मतलब वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो बेटे Ni3 में I3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटे? वो कम है। अब अगर I3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और बेटे हमारा जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन I3 के मुकाबले में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो ज्यादा है। अगर बेटे अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यूं यूं करके मैं ड्रॉ कर लेता हूं ना, ये आपके पास I है, ये I है और ये I है, ठीक है जी, ये आपके पास है। इससे क्या हो जाएगा बेटे? इनकी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, तो नाइट्रोजन क्या करेगा? ये लॉन पेयर को थोड़ा सा कंप्रेस कर लेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा कि यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा रिपल्शन कॉज नहीं कर रहा, क्योंकि इसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की हुई। बेटे सेम यहां पे भी H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, H2S, ये कॉन्सेप्ट इससे लिंक हो रहा है। बेटे NH3 NF3 में देखो, NH3 में हाइड्रोजन अटैच है, NF3 में फ्लोरीन अटैच है, तो बेटे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा कि ये नाइट्रोजन के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ये ज्यादा एक्सपैंड करेगा, ज्यादा एक्सपैंड करेगा, ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा, ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ये 107 होता है, 0.5 होता है, और ये 102 होता है। यहाँ पे H2S का 92 डिग्री होता है और ये 104.5। बेटे जितना परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटे? उतना ज्यादा होता है। जैसे बेटे आपको पता है C कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और C सिंगल बॉन्ड, तो बेटे ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होता है आपके पास? क्या कहते हैं इसको? 109.5 डिग्री होता है। बेटे ये देखिए बॉन्ड एंगल का मैंने कुछ इसमें और कुछ ऐड किया कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी ना, इसका मतलब वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, लॉन पेयर रिपल्शन के साथ क्या होगा? कम। बेटे बॉन्ड पेयर रिपल्शन का मतलब है स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन कहते हैं बल्कि ग्रुप रिपल्शन, बल्कि ग्रुप रिपल्शन। जैसे बेटे आप देखो यहाँ पे इसके पास दो लॉन पेयर है। बेटे अब क्या है यहाँ पे ना, ये जो बल्कि ग्रुप है ना, बल्कि ग्रुप जब आएगा ना तो लॉन पेयर भी मौजूद। बल्कि ग्रुप क्या करेंगे? ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जब ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया? ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां बल्कि ग्रुप ज्यादा है, यहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यहां बल्कि ग्रुप कम है। एक तरफ तो ये फिनाइल है, ये ज्यादा स्पेसों को पाई करेगा, लेकिन मिथाइल कम स्पेसों को पाई करा, तो बेटे देखिए बॉन्ड एंगल क्या हो गया? ये बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा जो 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। अच्छा अब बेटे यहां पर आप देखेंगे लॉन पे रिपल्शन जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड एंगल कम होगा, तो NH2O का जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। NH3 और NF3 बेटे दोनों के दरमियान एक एक जो है ना वो लॉन पेयर है, लेकिन यहां पर किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अटैच एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बेटे अगर आप अमोनिया ऐड करते हैं एसिड के अंदर, तो फिर क्या होगा कि यहां पे बॉन्ड एंगल क्या होगा? इट विल इंक्रीजेस। क्यों? आपको पता है कि जब NH3 हम लोग ऐड करेंगे H पॉजिटिव के अंदर, तो ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। बेटे पॉजिटिव अंदर एसिड के अंदर ऐड करेंगे। बेटे ये मैंने आपके लिए ना, आपके लिए जो है ना वेस्पर थ्योरी के लिए एक बड़ा अमेजिंग सा शॉर्टकट बनाया है, जिस शॉर्टकट को अगर आपने कर लिया आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आप बेटे मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, सॉरी लॉन पेयर बता सकते हो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बता सकते हो, वो वेस्पर थ्योरी की किस टाइप को फॉलो कर रहा है। बेटे मेरा ऊपर वाला शॉर्टकट देखना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। बेटे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे एग्जामिनर कहे आपके पास एक ही एग्जाम्पल है, भाई आपको एग्जामिनर कहता है जी ये एग्जाम्पल आपके पास, भाई आपको कहता है जी आपके पास कोई भी रैंडम नहीं मेरे माइंड में आ जाए, जैसे बेटे आपको कहता है जी जीनॉन फ्लोराइड है, ठीक है,
जैसे आपके पता है जी BF4-1 है, ठीक है। आपको कहता है जी बताओ इसमें ना, ये आप लोग मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ। बेटे मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे बताऊंगा, देखो बहुत आसान। आप लोग बता नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। बेटे ये नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 5 से। इसका मतलब है इसके 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस। बेटे इसमें बॉन्डेड एटम कितने हैं, बॉन्डेड एटम ये जो अटैच्ड एटम इनको कहते हैं बॉन्डिंग एटम 4 हैं। बेटे माइनस चार्ज कितना है +1 का, ये आप इसको +1 कर लो और इसको बेटे डिवाइड कर लें किसके ऊपर, 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे। आपके पास आंसर क्या आएगा बेटे, आपके पास आंसर आएगा 4 - 1 कितना आएगा 3। तो बेटे आपके पास 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 को 2 पे डिवाइड करो 4। इसके बाद टोटल बॉन्ड पेयर 4 है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। तो बेटे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। अब बेटे ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कौन बताता है, बेटे आपके पास जितने अटैच्ड एटम होते हैं उतने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स होंगे, जितने अटैच्ड एटम होंगे, ठीक है। तो ये अटैच्ड एटम 2 है। बेटे यहाँ पे लॉन पेयर निकालना है, 4 में से 2 को माइनस कर लो, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो, सॉरी ये मैंने 2 क्यों लिख दिया, यहाँ तो मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने आप, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर का मतलब है अटैच्ड एटम 4 है, तो ये 4 है, तो ये आपके पास 0। बेटे अगर ये आ रहा है दिस टाइप इज कॉल्ड एज अ AB4 टाइप, ठीक है। अब आप मेरे से ये निकलवा लो, मैं आपको बताता हूँ ज़ीनॉन। अब इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेंगे, ज़ीनॉन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 8 से, नोबल गैसी से। बेटे 8 का मतलब है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो देखो 8। अब आगे प्लस बॉन्डेड एटम कितने हैं 2, और बेटे यहाँ 4 तो है नहीं, रहने दो उसको, और डिवाइड बाय 2 कर दो, तो बेटे आपके पास 5 आंसर आ गया। यानी कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है। बेटे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, जितने अटैच्ड एटम है बेटे अटैच्ड एटम 2 है, और यहाँ पे लॉन पेयर कितने होंगे 3 आ जाएंगे। तो इसका मतलब है जो बिजनेस ज़ीनॉन है ना, ज़ीनॉन, इसका मतलब है ये इसके पास ये इस तरीके से, और आप बेटे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो शॉर्टकट है ये एप्लीकेबल किनके ऊपर है, ओनली सिंगल बॉन्डेड एटम, यानी जिन्होंने सिंगल बॉन्डेड एटम्स होंगे ना, जिन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया होगा उसके ऊपर ये एप्लीकेबल है। बड़ी अमेजिंग शॉर्टकट है, आप इसको किसी के ऊपर भी अप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटे। बेटे ये आपके सामने मैंने ना वेस्पर थ्योरी के अंदर बातें रखी हैं कि भाई ए बी कौन सी है, तो बेटे ये ए बी देख लें जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 1 होगा, और बेटे इसकी कोई टाइप जो है ना उसने यहाँ पे टाइप मेंशन नहीं की हुई, और ये जो टाइप है ना बेसिकली ये ए बी आपको नजर आ रही है, ए बी टाइप है। इसमें एक बॉन्ड पेयर है, कोई लॉन पेयर लीनियर। बेटे देखो HCl और N2 और F2, हालांकि आपको पता है ये पॉलीवेलेंट नहीं है, यानी कि अगर आप HCl की बात करते हो ना तो इन्होंने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन बेटे ये एक लाइन जो होती है ना, एक लाइन वो भी लीनियर को रिप्रेजेंट करती होती है, लीनियर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे लीनियर हैं। बेटे इस सारे बॉक्स के ना आपको बताने का मकसद है कि सिर्फ आपको ये बॉक्स की इंफॉर्मेशन याद रखनी है, आपको मॉलिक्यूल का पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल बेटे क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है। देखो मॉलिक्यूलर शेप का मतलब होता है शेप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो होती है इट डिपेंड्स अपॉन बोथ लॉन पेयर, सम ऑफ लॉन पेयर, सम ऑफ बॉन्ड पेयर, और ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करती है। मैंने बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर सारी एग्जांपल्स आपके सामने निकाल के रख दी हैं बेटे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन एग्जांपल्स को जस्ट आपने मेमोराइज करना है और इसकी टाइप्स को मेमोराइज करना है, तो मेरा ख्याल है आप सारी बातें कर सकते हैं। मैंने बॉन्ड पेयर लॉन पेयर निकालने के पीछे आपको शॉर्टकट सिखा दिया है, ठीक है जी। अच्छा अब बेटे ये कुछ मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये मॉलिक्यूल देखो ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, और सारे के सारे एग्जांपल आपके सामने आ गई हैं। अब बेटे आपको पता है कि वेस्पर थ्योरी की एप्लीकेशन है और इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड भी एमसीक्यू आया हुआ है। वेस्पर थ्योरी हमें क्या बताती है, हमें अंडरस्टैंड करते हैं 3 डायमेंशन शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। हम मॉलिक्यूल की बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की शेप को क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। बेटे मॉलिक्यूल शेप इंपॉर्टेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, केमिकल रिएक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए। अगर हमें मॉलिक्यूलर शेप का पता चल जाएगा तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट ड्रग्स को डिजाइन इस तरीके से करते हैं कि हमने अपना टारगेटेड सेल के अकॉर्डिंग उनको जो है ना वो टारगेट करने के लिए उनकी शेप जैसी है वैसे हम अपने मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि बेटे आप क्या करते हो कि उनको टारगेट करवाते हो, ठीक है। जैसे आपको पता है एंजाइम और एक्टिव साइट। अच्छा उसके बाद बेटे यहां पे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है ना वो किस में हेल्प करती है, आपको शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हेल्प स्टडी करने के लिए, जैसे प्रोटीन और डीएनए उसके मॉलिक्यूल को स्टडी करने के लिए। बेटे शेप एंड डायमेंशन और ड्रग मॉलिक्यूल्स ये क्या करता है, टू बाइंड विद टारगेट्स है, जैसे मैंने आपको बताया। इसकी लिमिटेशन बेटे ये हमें बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सप्लेन नहीं करती, ये शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल जिनमें डीलोकलाइजेशन होती है उनकी शेप्स को भी एक्सप्लेन नहीं करती। और बेटे ये हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं बताती। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। बेटे ये एमडी कैट 2024 में सवाल आया था कि कौन सा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फीचर नहीं, क्या शेप बताती है, यस। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, यस। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अट्रैक्शन ऑफ मेडिसिनल ड्रग मॉलिक्यूल, यस।
ओनली लॉन पेयर डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, नो बेटे, बोथ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. All of the following two bond pairs and show linear geometry except, बेटे यहाँ पे क्या है कि all of the following had two bond pairs, सबके पास दो बॉन्ड पेयर है और उनकी शो लीनियर ज्योमेट्री एक्सेप्ट. इसमें से कौन सा ऐसा जो लीनियर ज्योमेट्री शो नहीं कर रहा? तो बेटे SnCl2. क्यों? SnCl2 की अगर बात करो तो बेटे SnCl आपको पता है कि ये बेंट, ये एंगुलर शेप है. कार्बन डाइसल्फाइड बेटे ये भी लीनियर है. कार्बन CO2 ये भी लीनियर है. ठीक है बेटे, आपके पास इसी तरीके से हमारे पास CO2 के बाद HCl जो है ना, ये भी हमारे पास क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल है. Which is the following molecule have similar molecular shape. बेटे मॉलिक्यूलर शेप का मतलब है यानी जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर आपने देखने हैं. तो बेटे NH3 और AlCl3 सेम नहीं है. NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल और AlCl3 ट्रायंगुलर प्लेनर. बेटे BCl3 NH3 ये भी नहीं हो सकते. AlCl3 PCl3 इसके पास एक लॉन पेयर है, ये भी नहीं होगा. ये दोनों होंगे क्योंकि ये दोनों बेंट या एंगुलर या वी शेप होंगे. बेटे VBT एंड इट्स ड्रॉबैक्स. बेटे VBT की अगर बात की तो वेलेंट बॉन्ड 3 किसने प्रपोज की? हिटलर लंडन ने. एंड इसको डेवलप किसने किया? पॉलिंग एंड स्लेटर ने. और इसका बेसिकली कंसर्न क्या था कि हमें बॉन्ड फॉर्मेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को बताती है. इसके एक्चुअल पोस्टुलेट क्या थे कि भाई ये कहती है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना वो ओवरलैप ऑफ पार्शियली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम. बेटे दो एटम्स होते हैं हमारे पास, उन दोनों एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? बेटे जब हाफ फिल्ड होते हैं तो उनकी हाफ फिलिंग से क्या होता है कि हमारे पास बेटे हमारे पास क्या बनते हैं? जो है वो क्या इसको कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं. बेटे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपस में मिक्स होते हैं. ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन टू पेयर अप एंड स्टेबलाइज देमसेल्फ. कि भाई आपके पास जहां से वो ओवरलैपिंग हो गई है वहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे को पेयर अप होकर स्टेबलाइज कर सकें. बेटे स्ट्रेंथ ऑफ कहता है बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, यानी लार्जर या ग्रेटर द ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. अब बेटे याद रखिएगा ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होती है ना, ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? ये डायरेक्शनल नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है. डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. जैसे आपको पता है कि हमारा s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है क्योंकि वो स्फेरिकल होता है. हमारा p d f जो होता है ना वो हमारे जो है ना डायरेक्शन होते हैं. जैसे p d और f ये हमारे ज्यादा डायरेक्शन होते हैं. अच्छा बेटे यहां पर एक और बात शायद आगे मैंने लिखी हो, नहीं बेटे यहां पे आप देखिएगा कि आपके पास ना एक होता है PP और एक होता है आपके पास SP और एक आपके पास होता है SS. इनमें से कौन सा ओवरलैप ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? तो बेटे हमारे पास एक होता है कोएक्सियल. बेटे कोएक्सियल ओवरलैप ऐसा होता है जो क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है. ठीक है, और जो हमारे पास कोलेटरल होता है ये हमारे पास क्या करते हैं बेटे? ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है जी. अच्छा अब बेटे याद रखिएगा यहाँ पे PP ऑर्बिटल ज्यादा अच्छे से ओवरलैप करेगा. अब आप सोच लोगे कि सर PP, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं. आप सोच लोगे SS ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओवरलैप होगा क्योंकि SS नियर टू द न्यूक्लियस. बेटे नहीं बेटे, SS क्यों नहीं होगा? क्योंकि S नॉन डायरेक्शनल, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप किसी सर्टेन डायरेक्शन के अंदर नहीं, किसी अगर सर्टेन डायरेक्शन के अंदर नहीं तो वो अच्छे तरीके से ओवरलैप नहीं होगा. बेटे PP ऑर्बिटल में क्या होगा? आपको पता है कि PP ऑर्बिटल डायरेक्शन होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक डायरेक्शन के अंदर होती है. जब आप उनको मिक्स करती हो तो वो ज्यादा अच्छे से ओवरलैप करते हैं जिससे इनका सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर. अब बेटे ये जो PP ओवरलैप है पाई नहीं, सिग्मा बॉन्ड के लिहाज से ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी इनकी. ठीक है, कोएक्सियल का मतलब ये है. और बेटे याद रखिएगा हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ये इनवर्स ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल भी होती है. साइज ऑफ ऑर्बिटल से ये क्या होती है? इनवर्स होती है. यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1s और ये 4s है और आपसे पूछा जाए 2s और ये 3s, कहां पे ये हमारे पास ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी? तो बेटे आप कहेंगे 2s में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू 1s और 4s से. ठीक है जी. अच्छा बेटे आपको पता है कि जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या रखते हैं? ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट नहीं करते. जैसे बेटे HF में आपको पता है कि हमारा हाइड्रोजन का S और हमारे F का P जो है ना वो ओवरलैप करते हैं तो SP ओवरलैप हो जाता है. ठीक है, द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. जैसे बेटे आपको पता है कि कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा. बेटे BF3 अगर बोरॉन की बात की जाए तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वहां पे 3 बॉन्ड बनेंगे. ठीक है,
ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज देयर आइडेंटिटी, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बेटे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो शेयरिंग के अंदर आ जाते हैं। जब वो शेयरिंग के अंदर आ जाते हैं तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, आप बता नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन किसका है। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड एक्सिस। ये वही वाली बात है कि जो हमारे ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होते हैं ना, वो अगर सेम एक्सिस से बॉन्ड बना रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। अगर वो ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि क्या नाम है, ऑपोजिटली है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनका एक्सिस जो है ना वो डिफरेंट है, जैसे पी एक्स से ओवरलैप कर रहा है, तो बेटे ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे साइड बाय साइड ओवरलैप होगा, जिससे क्या होगा कि बॉन्डिंग क्या होगी, बड़ी वीक होगी, जो कि पाई बॉन्ड बनेगा। अब बेटे यहां पर लिखा था ऑर्बिटल विच ओवरलैप मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट्स में रिक्वायर्ड बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल एक्सेप्ट फॉर नॉन डायरेक्शन एस ऑर्बिटल। बेटे जो हमारा एस ऑर्बिटल है ना, ये किसी के साथ भी मिलेगा ना, इट ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉन डायरेक्शनल होती है। अब बेटे यहां पे मैंने आपको ना टाइप ऑफ ओवरलैप ऑफ एस, यहां टाइप ऑफ ओवरलैप, यहां ओवरलैप ऑफ पी, और ये टाइप ऑफ ओवरलैप आप देख सकते हैं। बेटे आप देखिएगा, टाइप ऑफ ओवरलैप का मतलब है कि आपके पास सिग्मा और पाई बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे क्या है बेटे, आपने याद रखना है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अलोंग एक्स एक्सिस, मिसाल के तौर पे दो एटम आपस में क्लोज हो रहे हैं, और इन दोनों एटम के आपस में जो ऑर्बिटल हैं वो भी एक्स एक्सिस पे हैं, तो ये दोनों एटम एक्स एक्सिस से आ रहे हैं और एक्स एक्सिस पे ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, तो बेटे ये पी एक्स आपस में मिलेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, अलोंग एक्स एक्सिस सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर आपके पास क्या हो कि पी एक्स है, यानी दो एटम आपके पास आ रहे हैं, ये दो एटम ये एक्स एक्सिस से आ रहे हैं, लेकिन इनके ऑर्बिटल कहां पे पड़े, इनके ऑर्बिटल पी वाई या पी जी में पड़े हैं। तो बेटे जब ये दो एटम ओवरलैप करेंगे तो इनके दरमियान क्या होगा, ऐसे ये ऐसे ओवरलैप करेंगे। और बेटे अगर इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द कि इन्होंने अलोंग वाई या जी एक्सिस बनाया, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है बेटे, ये ख्याल करना, आप लोग एग्जामिनर पूछ सकते हैं, अगर आपके पास ओवरलैप पी एक्स है और ये अलोंग एक्स एक्सिस है सिग्मा, अगर अलोंग वाई और जी है तो बेटे उसके रिजल्ट में क्या होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। सिर्फ ये बात बताना जरूरी थी। बेटे हमारी वीबीटी की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे आप वीबीटी की लिमिटेशंस दे सकते हैं। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना उसको बताती है, नहीं सॉरी इसको नहीं बताती, और ना ये वेरिएबल वैलेंसीज ऑफ कार्बन टेट्रावेलेंट, बोरॉन ट्राइवेलेंट एंड बेरिलियम बाइवेलेंट विदाउट हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है कि हमें एक और बात पता चलेगी कि हमें कार्बन बेरिलियम और बोरॉन की जो वैलेंसीज हैं वो किससे पता चली, हाइब्रिडाइजेशन से पता चली। इसके अकॉर्डिंग कार्बन को दो बॉन्ड बनाने चाहिए क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन भी नहीं बताती। बेटे ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और आयन सच एज हाइड्रोजन एंड वेयर नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, ये उनके बारे में नहीं बताती। जैसे बेटे आपको पता है कि हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा होते हैं, जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होते हैं ना, ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं करती, और फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर हमेशा उन मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है जिनमें रेजोनेंस होती है। ये बेटे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल के अंदर वो भी नहीं बताती, और ये बॉन्ड एंगल्स भी जस्टिफाई नहीं करती। बेटे ये आपके सामने मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के दो ओवरलैप लिखे हैं। बेटे आपको पता है सिग्मा बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ये हेड ऑन ओवरलैप, जिसे लीनियर या एंड टू एंड ओवरलैप जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होते हैं, यानी आपके एटम भी एक्स एक्सिस से आ रहे हैं, आपके ऑर्बिटल भी एक्स एक्सिस पे पड़े हैं, तो हमारा हेड ऑन ओवरलैप होगा सिग्मा बॉन्ड। और बेटे ये साइड बाय लेटरल या पैरेलल ओवरलैप हमारा पाई बॉन्ड होता है। बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है इन द रीजन बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई, जहां पे दो एटम ने बॉन्ड बनाना है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ क्या होगी, कंसंट्रेटेड इन टू रीजन अबव एंड बिलो प्लेन ऑफ द बॉन्ड एक्सिस, या वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होगी या नीचे होगी बिटवीन ये जो प्लेन है, ठीक है इसके। बेटे यहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व एस 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 पी और पी पी ओवरलैप इस मेक अ सिग्मा बॉन्ड। और बेटे यहाँ पे ओनली पी पी ओवरलैप, बेटे पी पी ओवरलैप कौन सा, जैसे मैंने कहा कि आपका पी एक्स बॉन्ड बनाने जा रहा है, लेकिन वो अलोंग वाई और जी एक्सिस आएगा तो फिर क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा बॉन्ड ऑर्डर सारे के सारे यहाँ सिंगल बॉन्ड्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, डबल एंड डबल प्लस वन पाई बॉन्ड, ट्रिपल इज इक्वल टू वन सिग्मा प्लस टू पाई बॉन्ड। तो बेटे ये पाई बॉन्ड होते हैं हमारे पास, मतलब किसी मॉलिक्यूल में आपने देखना है। बेटे ये फॉर्मेशन रूल की बात की, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फॉर्म्ड अर्लियर फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि हमारा सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है और हमारा पाई बॉन्ड क्या होता है, ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है इट इज मोर डायरेक्शनल, ज्यादा स्टेबल, और जो कि हमारे पाई बॉन्ड होते हैं वो लेस डायरेक्शन होते हैं, ज्यादा स्टेबल नहीं होते।
बेटे ये स्ट्रॉन्गर होता है वो वीकर होगा, ये लेस रिएक्टिव है और ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। बेटे इस तरीके से रोटेशन की बात की तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड बॉन्ड एक्सिस इज पॉसिबल। इसका मतलब है कि जिस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड होंगे वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, आप उसको किसी भी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। लेकिन बेटे हमारे यहाँ पे पाई बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, आप उसको घुमा नहीं सकते। बेटे याद रखिएगा ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमिन बाय ओनली फॉर्मिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि हमारे सिग्मा बॉन्ड शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिटरमिन करते हैं कि हमारे बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक्सिस से बनता है। बेटे अगर एक्सिस से बॉन्ड बन रहे हैं तो वो हमारे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताता है, ठीक है। जबकि ये हमारा जो ना डिटरमिन ज्योमेट्री को डिटरमिन नहीं करते, क्योंकि पाई बॉन्ड एटम जिस एक्सिस से बॉन्ड बना रहा होता है ऑर्बिटल उसकी ऑपोजिट वाली दूसरी तरफ होते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन बहुत वीक होती है, वीक फोर्स से वो जुड़ते हैं। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के अंदर है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है कि अबव या बिलो, और बेटे सिग्मा बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पाई बॉन्ड को कम एनर्जी। बेटे हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटे आपको पता है कि आपने किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, उसका शॉर्टकट क्या है, आपको सिखाया था कि आपने लिखना नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, उसके सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम कह सकते हैं या आप नंबर ऑफ अटैच्ड एटम कह सकते हैं। तो उनमें आप क्या बता सकते हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन, अगर बेटे सम 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, सम 3 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, सम 2 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ठीक है। हमारे सिलेबस का पार्ट ये। जैसे बेटे मैं अगर आपसे कहता हूं मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल की ना, इस मॉलिक्यूल में जो है ना, मुझे बताओ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है। ओके, सराउंडिंग एटम कितने हैं, 1 2 एंड 3 सराउंडिंग एटम, बेटे 3 सम आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। अगर मैं आपसे बेटे पूछता हूं मुझे ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप कहेंगे सर यहां पर 2 लॉन पेयर और इसके साथ डायरेक्टली एक सराउंडिंग एटम है, 2 और 1 3, तो फिर इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। नहीं बेटे आपने ये सीख लिया। अब बेटे यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर सारी हाइब्रिडाइजेशन को समराइज किया है कि बेटे sp3 में क्या होता है, 1s3p, इसमें 1s2p, इसमें 1s और 1p आपस में मिक्स होता है। और बेटे यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 एक जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बेटे इस तरीके से सारे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप क्या होती है बेटे सेम होती है, वो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इसमें 3 और इसमें 2 होते हैं। बेटे याद रखिएगा अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, वहां ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ लीनियर। टेट्राहेड्रल की जो है ना ज्योमेट्री, वो सॉरी बॉन्ड एंगल 109, ट्राइएंगुलर प्लेनर की बेटे जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है, सॉरी बॉन्ड एंगल होता है 120 और वहां पे 180। बेटे एस करेक्टर और बी करेक्टर, बेटे एस करेक्टर आपको निकालना आता है कि परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकलेगा। इसमें एक एस है और टोटल कितने हैं, एस और पी टोटल कितने हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो बेटे आपके पास एस करेक्टर निकल के आ गया, नीचे पी करेक्टर निकल कर आ गया। और बेटे जो हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनमें कोई भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं होता है। sp3 में एक और इसमें 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं जो परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। हमारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिटे ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटे साइज की बात की जाए तो sp3 इज लार्जर इन साइज, और ये मीडियम और ये सबसे स्मॉल। ये बेटे पास पेपर के एमसीक्यू भी है, ये 2025 के अंदर ये एमसीक्यू एग्जामिनर ने पूछा हुआ है और यूएचएस के एग्जाम के अंदर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए तो बेटे जितना परसेंटेज एस करेक्टर कम होता है वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो कीप इन योर माइंड, ये एमसीक्यू याद रखना आपने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक है जी। अब आप जानते हैं कि यहां पर जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा उस लूप का साइज क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोजर टू द न्यूक्लियस होगी तो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। बेटे डायपोल मूवमेंट बेटे बेसिकली आपको पता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं और बेटे इसमें क्या होता है कि म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है यहाँ पे और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो बेटे हमारा जो डायपोल मूवमेंट होता है बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये देखो Q इंटू आर लिख दिया। बेटे Q बेसिकली हमें क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बताएगा एंड R इज बेसिकली डिस्टेंस अमंग द चार्जेस। बेटे ये क्या करता है, ये पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड मॉलिक्यूल, बॉन्ड और मॉलिक्यूलर पोलैरिटी हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल की पोलैरिटी क्या है, यानी मॉलिक्यूल पोलर या नॉन पोलर है। अ डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और ये किस वजह से आती है बेटे, ये किस वजह से पोलैरिटी इंड्यूस होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जो दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वहां पर ये सारा काम होता है। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा वहां चार्ज सेपरेशन क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, वहां बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, वहां आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा उतना ज्यादा होगा। और बेटे डायपोल मूवमेंट एक्ट फॉर्म्स
पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, यानी जब भी आपने डायपोल मोमेंट लगाना है तो बेटे वेक्टर ऐसे लगाना है, पॉजिटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और बेटे ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इसका एंड होगा। बेटे इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो विद अ क्रॉस टेल, मैंने बता दिया है, और वो मैंने पॉजिटिव और इसके बारे में बता दिया है। अच्छा बेटे, अब आपको पता है कि इसका यूनिट क्या होता है, ऐसे यूनिट होते हैं, ये कूलम मीटर होता है जो कि लार्जर यूनिट होता है। आप देख सकते हैं कि 1 डिवाई इतने सेंटीमीटर के इक्वल है, और कॉमन यूनिट डिवाई है, और ये बेटे हमारा क्या होता है, स्मॉलर यूनिट होते हैं। बेटे सीजीएस यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻18 ESU डॉट सेंटीमीटर। बेटे याद रखना है, बल्कि मैंने आगे वो बताया होगा, याद नहीं रखना। अब बेटे आपने डायपोल मोमेंट से हम करते हैं कि हम दो काम कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पोलर या नॉन पोलर है हम वो बता सकते हैं। बेटे अगर आपने किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बतानी है तो वो कहता है जी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल द नेट डायपोल मोमेंट इज द वेक्टर ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स। बेटे आपको पता है कि यहाँ पर ना जो हमारे पास एटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटे मेरे पास ये H और वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके पास लॉन पेयर है, ठीक है जी। अब बेटे अगर मैं इसके वेक्टर लगाऊं तो बेटे इसका वेक्टर यूं लगेगा ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसकी ज्यादा, तो हेड उसकी तरफ होगा, और बेटे यहाँ पे इसकी तरफ होगा। तो आप लोगों ने बेटे वेक्टर एडिशन पढ़ा होते हैं, जिसमें हेड टू टेल रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पर वेक्टर क्यों लगाए जाते हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की यहां पे सेपरेशन है, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाइड्रोजन की तरफ कम है, इसलिए हम डायरेक्शन लगाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। और बेटे आप ये भी जानते हैं कि जो लॉन पेयर्स होते हैं, लॉन पेयर जब भी होंगे तो बेटे आपने क्या करना है, वेक्टर उसकी तरफ लगाना है। यानी ये जो पॉजिटिव, ये जो पिछली टेल होती है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है, और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लॉन पेयर के लिए आपने वेक्टर उसी तरफ लगाना होता है। और बेटे देखो यहाँ पे ये आपके पास वेक्टर लगेगा, ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे में ऐड होकर लंबा सा वेक्टर बनेगा। अब अगर मेरे से एग्जामिनर पूछे कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहां से आएगा, तो बेटे इसका रिजल्टेंट वेक्टर यहां से आएगा, ये नीचे से इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये सारे वेक्टर्स का सम एडिशन वेक्टर होगा जो डिसाइड करेगा इस मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलैरिटी को डिसाइड करेगा, ठीक है। ये आपने फिजिक्स के अंदर रिजल्टेंट वेक्टर पढ़े होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बेटे उसके बाद मॉलिक्यूलर पोलैरिटी डिपेंड्स ऑन, ये बॉन्ड पोलैरिटी भी और मॉलिक्यूल की शेप के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे इसकी शेप बेंट, ये एंगुलर है, ये ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर आप बेटे CO2 की बात करो तो यहाँ पे देखो एक दूसरे के बॉन्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जब भी डायपोल जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो होते हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, जिससे बेटे इनकी शेप का अंदाजा होता है कि इसकी शेप क्या है, लीनियर शेप है। बेटे a molecule contain polar bond but still non-polar if bond moments cancel out due to symmetry। जैसे बेटे exactly इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से बॉन्ड पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट की वजह से क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। और भी एग्जांपल है, जैसे बेटे आई हैव CCl4, ये मेरे पास CCl4 है, तो यहाँ पे भी ऐसे बेटे बॉन्ड्स पोलर हैं, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। देखो इसके सारे वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होने की वजह से क्या हो गए, सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। बेटे जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ऑल आर लीनियर। होमोटॉमिक डायमॉलिक्यूल है, इनका जीरो डायपोल मोमेंट होगा, ये हमारे नॉन पोलर कहलाते हैं। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा डायपोल उस तरफ लगा होता है, यानी हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ लगी होती है। अच्छा बेटे ये मैंने कुछ आपके सामने ना जज करने के लिए, आपने कैसे जज करना है कि भाई यहां पर इनका डायपोल मोमेंट जीरो होगा या नहीं होगा, तो बेटे आपने कैसे जज करना है। आपको पता है कि बेटे BF2 की अगर बात की जाए तो बेटे यहां पर ना BF2 में ये आपके पास ऐसे होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। बेटे CO2 का मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है, इसका भी डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो होगा, क्योंकि ये कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को ना। और बेटे BF3 तो याद रखिएगा। अब बेटे आप लोगों ने याद रखना, यहां मैंने एक शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, अगर किसी डायपोल मोमेंट जीरो कब होगा, जब लॉन पेयर ना हो सेंट्रल एटम के ऊपर, और बेटे एक दूसरी बात, और सारे सराउंडिंग एटम सेम हो, तो क्या होगा, डायपोल मोमेंट जीरो होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर दो लॉन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम इन ट्रांसपोजिशन, जैसे बेटे आप लोगों ने NH2 और NH2 पढ़ा होगा ना, तो यहां पर ये देखो, ये अगर ऐसे हो तो बेटे ऑपोजिट पोजीशन में अगर दो एडजेसेंट एटम के ऊपर लॉन पेयर होंगे तो इनका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। वेरी अमेजिंग शॉर्टकट, इससे मैं सारे के सारे सवाल सॉल्व करूंगा। बोरॉन के ऊपर कोई लॉन पेयर नहीं है, सारी अटैच्ड एटम सेम है, डायपोल मोमेंट जीरो। बेटे CH4 सारे अटैच्ड एटम सेम, कोई लॉन पेयर नहीं है, डायपोल मोमेंट जीरो। बेटे यहां पर डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा क्योंकि सेम एटम नहीं है, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। NH3 में बेटे आपको पता है कि सेंट्रल एटम के ऊपर लॉन पेयर आ गया, अटैच्ड एटम सेम है लेकिन सेंट्रल एटम के ऊपर लॉन पेयर आ गया, तो यहां पर भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। NF3 में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, PCl5 में डायपोल मोमेंट जीरो होगा,
यहाँ PCl3 PF2 बेटे ये चेक करना पड़ेगा। ये आपके पास फ्लोरीन और ये आपके पास क्लोरीन, और बेटे ये देखो ये सारे एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, देखो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये सारे के सारे, और बेटे ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ये देखो बेटे ये एक प्लेन के अंदर है, ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, वो भी एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, जिससे डायपोल मोमेंट इनका क्या हो गया, जीरो हो गया। बेटे BrF3 को अगर आप देखो तो ब्रोमीन है, इसके साथ बेटे हम लोगों ने 3 फ्लोरीन लगाए, एक फ्लोरीन, ये बेटे आपके पास दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, और इसके पास बेटे 2 लॉन पेयर आ जाएंगे, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब बेटे इनमें देखो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है और NF3 का डायपोल मोमेंट क्या होता है, कम होता है, क्योंकि NH3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। बेटे वाटर NH3 में वाटर का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है और NH3 का डायपोल मोमेंट कम होता है। बेटे इनमें ना एक एक्सेप्शन है, बेटे ये देखिएगा, होना तो ये चाहिए था कि CH3F का जो है ना डायपोल मोमेंट ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे बेसिकली Q into R का जो प्रोडक्ट है ना वो इसका कम होता है CHF3 के लिए, जबकि CH3L3 के लिए इसका प्रोडक्ट ज्यादा आता है, जिसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है। बेटे जितने क्लोरीन एटम बढ़ते जाएंगे ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के डायपोल मोमेंट क्या करते रहेंगे, एक दूसरे का कैंसिल आउट करते रहेंगे, लिहाजा CH3Cl का ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। उसके बाद बेटे यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी याद रखनी है आपने कि बेटे फॉर एग्जांपल आपके पास जो सिस मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मेरे पास ये ना सिस मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन है, और बेटे ये मेरे पास क्या नाम है CH3 और ये H है, और यहाँ पे मैंने H लगा दिया। अब बेटे यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए कि ये सिस मॉलिक्यूल ट्रांस, तो बेटे ये आपके पास सिस मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसका ट्रांस ड्रॉ करना चाहूँ तो H और ये CH3 और ये Cl और ये H, हम कहते हैं कि हमारा ट्रांस जो होता है इसका ऑलवेज डायपोल मोमेंट जीरो होता है, लेकिन बेटे याद रखिएगा ऑलवेज ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, सम टाइम इसका डायपोल मोमेंट होता है। अब देखिएगा बेटे मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने, बेटे यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, राइट बेटे, इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मुझे ये बताओ कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, इसका मतलब है डायपोल मोमेंट इनका अगर ये उस तरफ जा रहा है, मतलब ये इसकी तरफ है, वो नीचे की तरफ है, तो बेटे इसका मतलब यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। और बेटे ट्रांस की अगर बात की जाए तो देखो ये इसकी तरफ जा रहा है, राइट, और ये जो है ना सॉरी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ गए ना, ओहो यहां देखिएगा बेटे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, हालांकि सिस मॉलिक्यूल है, तो बेटे डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। जब भी वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो बेटे ये वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के अंदर ऐड हो रहे हैं, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अंदर ऐड हो रहे होते हैं तो बेटे डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट होगा। सिमिलरली बेटे अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके पास ये मॉलिक्यूल है O और ये H है, और यहाँ पे O और ये H लगा हुआ है, बताओ डायपोल मोमेंट जीरो होगा, योर आंसर इज नो। यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उसकी वजह बेटे O और H में डायपोल यूं लगेगा और यहाँ पे भी डायपोल मोमेंट यूं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि बेटे यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन बेटे अगर आपके पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लिया हो जिसके पास जैसे जैसे क्लोरीन क्लोरीन, फिर आपके पास ये मॉलिक्यूल ले लिया क्लोरीन और ये क्लोरीन, फिर आपके पास ये मॉलिक्यूल ले लिया और ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो बेटे याद रखिएगा डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। बेटे आप जानते हैं यहां एक दूसरे का डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, यहां जीरो हो गया, जितना डायपोल मोमेंट जितना मतलब डायपोल मोमेंट अगर जीरो होगा तो वहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यहां बॉन्ड एंगल क्या होगा 180 डिग्री होगा, यहां बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, यहां बॉन्ड एंगल 60 है, जितना बॉन्ड एंगल कम होगा वहां पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां पर डायपोल मोमेंट क्या होगा, उतना कम होगा। तो बेटे इसका मतलब है इसके बाद इसका डायपोल मोमेंट होगा और सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका होगा, क्योंकि यहां इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 60 है, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। आइए बेटे बॉन्ड एनर्जी हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, तो बॉन्ड एनर्जी को जरा देख लें बेटे, हम इसको डिफाइन करते हैं, एक होती है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, एक होती है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। तो बेटे इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और इसमें क्या होता है बेटे, एनर्जी हम एब्जॉर्ब करवाते हैं। और बेटे बॉन्ड एनर्जी के लिए एक बात याद रखिएगा, छोटी सी बात आपने याद रखनी है बेटे, H2 मॉलिक्यूल लिया मैंने और ये मैंने H जो है ना लिख दिया, ये भी गैसियस है और ये भी मैंने क्या लिख दिया, गैसियस लिख दिया। और बेटे यहाँ पे मैंने क्या किया, I2 लिखा और ये मैंने सॉलिड लिखा और यहाँ पे मैंने आयोडीन लिख के ना, और ये मैंने आपके सामने जो है ना, ये मैंने आपके सामने गैस लिख दिया और ये 1/2 कर दिया। बेटे अगर एग्जामिनर पूछे दोनों में से कौन बॉन्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेटे याद रखिएगा जब भी आपके रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट गैसियस फेज के अंदर होंगे तो ये हमारी होती है बॉन्ड एनर्जी। और अगर ऐसा हो
कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज मतलब डिफरेंट इस तरीके से हो कि आपके पास 1 मोल गैसियस एटम बन रहा है मॉलिक्यूल से यानी एलिमेंट से बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन में क्या होता है कि 1 मोल गैसियस एटम बन रहा है, यहां गैसियस मॉलिक्यूल से गैसियस एटम जितने मर्जी बने, ठीक है, तो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यहां पे गैसियस मॉलिक्यूल 1 मोल होना चाहिए, यहां पे गैसियस एटम 1 मोल होना चाहिए। और बेटे यहां पर एटमाइजेशन में होता क्या है कि आप बेसिकली मॉलिक्यूल्स के क्या कर रहे हैं, एटम में इसको स्प्लिट कर रहे हैं। ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उस मॉलिक्यूल से मैं गैसियस एटम बना रहा हूं, ये भी क्या हमारे क्या कहते हैं इनको वो कहते हैं कि एटमाइज ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है बेटे, ये बात दोनों में आप लोगों ने याद रखनी है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। बेटे बॉन्ड एनर्जी के कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर बात की जाए तो बेटे जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे बेटे आपको पता है कि HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू HCl, और इससे ज्यादा होगी HBr, और इससे ज्यादा होगी HI की। ठीक है जी। एटॉमिक साइज, बेटे जितना साइज ऑफ एटम छोटा होगा वहां पे बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होती है। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो बेटे होना तो ये चाहिए था कि यहां पर इसकी बॉन्ड एनर्जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन बेटे यहां पे एक प्रॉब्लम आता है, क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, फिर इसके बाद ब्रोमीन, और फिर इसके बाद फ्लोरीन, और इसके बाद आयोडीन। क्यों बेटे, क्योंकि फ्लोरीन के पास क्या होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं, तो बेटे लॉन पेयर्स की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, वो रिपल्शन करते हैं। साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात की जाए तो बेटे जैसे आपको पता है कि 1s और 2s ये छोटे साइज में है, और 1s और ये आपके पास 4s ऑर्बिटल अगर आपस में मिल रहे हैं तो ये बेटे इसका मतलब यहां बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। बेटे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है CC बॉन्ड है, आपको पता है कि NN बॉन्ड है, आपको पता है कि यहां पर ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, 2 लॉन पेयर है, और यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड है, इसके पास 3 लॉन पेयर है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे जी बताओ किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तो बेटे जिसके पास लॉन पेयर जितने कम होंगे बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि लॉन पेयर के रिपल्शन से बॉन्ड क्या हो जाता है बेटे, बॉन्ड वीक पड़ जाता है। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो बेटे याद रखिएगा, जो परसेंटेज एस कैरेक्टर, जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा ना वहां पे बेटे क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी C डबल बॉन्ड से, और इसकी ज्यादा होगी C सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। बेटे बॉन्ड एनर्जी के कुछ सवाल आते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। बेटे याद रखिएगा, जैसे एक एग्जांपल दी है मैंने आपको, HH की, Cl की और HCl की आपको एग्जामिनर ने बॉन्ड एनर्जी दे दी है, वो आपको कहता है बॉन्ड एनर्जी, या आपको कहता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालो। तो बेटे आपने कैसे निकालना है बॉन्ड एनर्जी, हम ऐसे कैसे निकालते हैं, समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ, आपने ये करना होता है बेटे रिएक्टेंट में से माइनस करना होता है समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ये आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी, और ये आ जाएगा प्रोडक्ट की। ठीक है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है, ब्रेकिंग माइनस फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, आपको पता है बेटे रिएक्टेंट कौन है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बेटे देखो इसकी बॉन्ड एनर्जी 100 प्लस बेटे क्लोरीन आपके पास 200 माइनस बेटे आपके पास प्रोडक्ट, देखो बेटे H और Cl के एक मॉलिक्यूल की मैंने बॉन्ड एनर्जी दी है, वहां 2 है, आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 300 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे 300 है ना, तो ये आपके पास आ गया 300 माइनस 3 टू 600, तो बेटे आपके पास बॉन्ड एनर्जी कितनी आ गई, -300 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली बेटे सम टाइम आपको यू भी दिया जाता है कि आपकी इक्वेशन दी जाती है और आपको ना देखो CH एक बॉन्ड की एनर्जी दी हुई है 100, तो बेटे आपको पता है कि हमने 4 की लेनी है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन के बेटा एक मॉलिक्यूल के लिए दी हुई है, तो लेकिन यहाँ कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो बेटे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके रिएक्टेंट्स है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपके पास O2 है ना, तो आपको इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको ये करके दिखाता हूँ, मुझे लग रहा है इसमें मिस्टेक है। ठीक है, जैसे ये देखो आपके पास इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपने निकालना है, बॉन्ड एनर्जी, तो बेटे देखो रिएक्टेंट CH है ना, तो बेटे आप इसको 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी आपको दी है 100 दी है, तो 2 की कितनी हो जाएगी बेटे 2 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बेटे आप लोगों ने माइनस कर देना है किसको, ये माइनस मैं यहां लिख लेता हूं, यहां सॉल्व कर देता हूं माइनस,
अब बेटे CO2 के एक बॉन्ड की एक तरफ की मैंने एनर्जी दी है, तो लेकिन आपको पता है CO में 2 CO बॉन्ड होते हैं, तो बेटे इसका मतलब है मैं क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, ठीक है, फिर प्लस करूंगा। अब वाटर में एक OH की दी है लेकिन वाटर के 2 OH होते हैं, लेकिन आपको पता है बेटे यहाँ इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से ही क्या करना पड़ेगा, इसको 100 को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट है बेटे, आपने ना इसको छोड़ दें, इसको, ये मिस्टेक है इसमें, ये नहीं नोट डाउन करना आप लोगों ने, ठीक है। मैंने आपको ऊपर वाला सॉल्व करवा रहा हूं, वो देखना आप लोगों ने, ठीक है बेटे, बहुत आसान है, इसको ध्यान से करना है। अच्छा बेटे यहां पर आपके पास क्या है कि नेक्स्ट अगर देखो इसको सॉल्व करो, 400 प्लस 200 कितना हो गया बेटे, 600 हो गया आपके पास, माइनस 100 टू जा 200 प्लस 200 टू जा, तो बेटे ये आपके पास माइनस 200 प्लस 200, ये आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा 200, 400 आ जाएगा ना, हाँ 200, तो बेटे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 200 आ जाएगा और वो प्लस आपके पास 200 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटे, आपके पास बॉन्ड एनर्जी कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी, ठीक है बेटे। ये इस तरीके से आप लोगों ने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ, जैसे आपने बॉन्ड एनर्जी पढ़ा होगा, ये बॉन्ड लेंथ भी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। आइए बेटे बॉन्ड लेंथ को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो बॉन्ड लेंथ है वो होता क्या है, देखिए मैंने लिखा है कि बॉन्ड लेंथ इज बेसिकली द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। मतलब हम यहाँ पे कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स को ले रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड भी होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड भी है, लेकिन बेटे हमने कोवलेंटली बॉन्डेड एटम को फोकस करना है बॉन्ड लेंथ निकालते हुए। अब बेटे यहाँ पे हमने देखा, मैंने लिखा है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम। मैंने एवरेज डिस्टेंस क्यों कहा, मैंने प्रिसाइज डिस्टेंस क्यों नहीं कहा, उसकी रीजन ये है कि बेटे आपको पता है कि हमारे जो एटम्स होते हैं ना वो स्टैटिक नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेशन के अंदर रहते हैं, सो दैट्स वाई हम यहाँ एवरेज टर्म यूज करते हैं, राइट। बेटे ऐसे ही एग्जांपल है कि आपने अगर एक स्प्रिंग ली है तो उसके साथ 2 बॉल्स को कनेक्ट कर दिया, तो आपको पता है स्प्रिंग जो है ना वो एग्जैक्टली स्टैटिक नहीं होता, मूव करता रहता है। इसलिए हम लोग एक कोवलेंट बॉन्ड में जो डिस्टेंस होता है कोवलेंट बॉन्ड का, वो हम एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, राइट। अच्छा बेटे हम इसको बॉन्ड डिस्टेंस भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बॉन्ड डिस्टेंस। अच्छा बेटे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 2 एटम है, ये दोनों के न्यूक्लियस हैं, और बेटे इसका डिस्टेंस, ये आपको R1 नजर आ रहा है, इसका डिस्टेंस R2 नजर आ रहा है। ये मैंने बेटे बॉन्ड लेंथ निकाल दी, दोनों के रेडियाई का सम कर लिया, और बेटे मैंने सम करके आपने क्या किया, हमने दोनों एटम की बॉन्ड लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर ली। अच्छा बेटे ये जो निकालने वाला तरीका कार होते हैं कि आपने दोनों एटम के रेडियाई का सम करके निकाला, ये हम निकालते हैं फॉर किसके लिए, फॉर नॉन पोलर, जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ इस तरीके से निकालते हैं कि हम क्या करते हैं, सिंपली रेडियाई का सम करते हैं। जबकि बेटे अगर फॉर पोलर बॉन्ड्स की बात की जाए ना, जो पोलर कंपाउंड्स होंगे हमारे, फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स, उनमें क्या होगा कि हमारा जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ होगी ना, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो होगी, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज लेस देन द रेडियाई ऑफ A प्लस B, उनके रेडियाई के सम से कम होगी। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं इसलिए कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का इफेक्ट। बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आने की वजह से बॉन्ड लेंथ में क्या आ जाती है, रिडक्शन आ जाती है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो नॉन पोलर के लिए आपने बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली रेडियाई का सम करके निकाल लेते हैं, जबकि बेटे हम पोलर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वहां पे एक्चुअल बॉन्ड लेंथ लेस देन दैट ऑफ जो हमारा जो भी रेडियाई का सम होगा, एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अच्छा बेटे नेक्स्ट जरा देखिएगा, कहते हैं बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस। मैं 2 लाइनें और पढ़ लूं फिर मैं आपको अगले पेज पे लेके जाने लगा हूं। अगली स्लाइड पे अट्रैक्टिव फोर्सेस किस वजह से राइजेस होती हैं, एक तो न्यूक्लियाई और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान, रिपल्सिव फोर्सेस कहां एग्जिस्ट करती हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान। बेटे मैं क्या करता हूं, आप इस पेज को जरा देखिएगा, आई होप सो कि आपको डायग्राम नजर आ रही होगी। बेटे ये 2 एटम है आपके पास, ये 2 एटम्स ने ना आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। जब ये दोनों एटम बेटे क्लोज होंगे ना, देखो मैंने C2 लिखा है कि ये दोनों एटम क्लोज हो रहे हैं, यानी नीचे आना शुरू हो गए, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बनाना है। बेटे बॉन्ड फॉर्मेशन जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो जब ये क्लोज आ रहे होंगे ना, क्लोज आ रहे होंगे, तो अब ये C2 और क्लोज है, फिर बेटे ये C3 का मतलब है कि यहां पे आके ना ये वो डिस्टेंस था कि जिन पे ये मैक्सिमम क्लोज हो गए। अब इस पॉइंट पे क्या है, C3 वाले पॉइंट पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के दरमियान एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस, ये बॉन्ड डिस्टेंस है।
अगर आपने क्या किया कि मजीद इन एटम्स को देखो क्लोज करने की कोशिश की, इनके न्यूक्लियस हिट करेंगे और बेटे क्या करेंगे, ये देखो ऊपर की तरफ देखो नंबर 4 ड्रॉ किया, अब वो क्या होता रहेगा, हिट करेंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पता चला कि बॉन्ड डिस्टेंस में हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस लेंगे, और इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होती हैं। ओके बेटे, ये तो आपको एक स्केच से आइडिया हो गया, और आपको ये भी पता चल गया, देखो बॉन्ड जब बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। अब बेटे इसका मतलब है कि हम यहां पे ना मजीद कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस के बाद मजीद एटम को क्लोज अगर करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट, वो बॉन्ड टूट जाएगा। अब बेटे यहां पर ना हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्सिव का मैग्नीट्यूड समझते हैं। बेटे दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, राइट। अब बेटे जरा देखिएगा अट्रैक्शन कहां कहां पे होगी। बेटे अट्रैक्शन यहां से ये इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। इसका मतलब है बेटे यहां पर ना मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिखना शुरू कर देता हूं। बेटे ये आ जाएगा 1 + 1। फिर बेटे ये भी तो हो सकता है कि इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को भी तो अट्रैक्ट कर रहा है, +1, इसका न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, +1। इसका मतलब है बेटे मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन इज 4। अच्छा, अब बेटे अगर मैं रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिखूं तो बेटे रिपल्सिव फोर्सेस का क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो आप ये देखिएगा बेटे रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ये मुझे नजर आ रहा है कि एक रिपल्शन न्यूक्लियस के दरमियान है, एक रिपल्शन इलेक्ट्रॉन के दरमियान है। तो बेटे रिपल्सिव फोर्सेस 1 + 1 आंसर इज 2। इसका मतलब है अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है। तो दो सिमिलर एटम में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इट इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेकिन बेटे कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस के ऊपर आके दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं। अगर अट्रैक्टिव ही डोमिनेंट रहेगी तो रिपल्शन से बॉन्ड खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल देखिए आपके पास एटम सेपरेट हो जाएंगे, राइट। तो ये स्केच हमें ये बताना चाह रहा था। आई होप सो के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो बेटे ये दो बातें आपको जो मैंने लिखी क्लियर हो गई हैं। कहता है एग्जैक्ट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैन नॉट बी फिक्स्ड, देयरफॉर एवरेज बॉन्ड लेंथ इज यूज्ड। मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्योंकि एटम स्टैटिक नहीं होते, ये वाइब्रेट करते रहते हैं, जिस वजह से हम प्रिसाइजली जो है ना इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ नहीं बताते, डिस्टेंस नहीं बताते, क्योंकि हम एवरेज बॉन्ड लेते हैं क्योंकि उनमें डिस्टेंस फिक्स नहीं रहता। बेटे बॉन्ड लेंथ हमें क्या हेल्प करती है, ये हमें हेल्प करती है टाइप ऑफ बॉन्ड को जज करने के लिए कि बेटे टाइप ऑफ बॉन्ड से मुराद ये है, जैसे आपने देखा बेटे हमने पोलर बॉन्ड और हमने नॉन पोलर बॉन्ड जो है वो जज किया कि अगर आप रेडियाई का सम कर रहे हो तो बेटे हमारे पास वो नॉन पोलर बॉन्ड, और आपका रेडियाई का सम अगर कम आ रहा है तो बेटे जो उनके एक्चुअल बॉन्ड होगा ना, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ वो कम होगी उनकी रेडियाई के सम से, तो इसका मतलब है कि वहां मॉलिक्यूल के दरमियान पोलैरिटी मौजूद थी। ठीक है, हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को भी क्या करते हैं बेटे, एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो बेटे आप ये देखें, आपको आइडिया है कि हमारा जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ये इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो बेटे ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह क्या है, क्योंकि जितना बॉन्ड दो एटम के दरमियान ज्यादा होगा उतने एटम आपस में क्लोज होते हैं। जितने एटम आपस में क्लोज होते हैं इसका मतलब उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, राइट। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ। अंडरस्टैंडिंग द रेजोनेंस एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बेटे आप जानते हैं, आपको ऑलरेडी आइडिया कि जो एल्केन का मॉलिक्यूल होता है इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 154 पिकोमीटर, जबकि बेटे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात की जाए तो ये 134 पिकोमीटर है। लेकिन बेटे अगर मैं बेंजीन के कार्बन की बात करूं तो बेंजीन के कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 139 पिकोमीटर है। ऐसे ही है। अब बेटे देखिए, ये आप देखें कि आपके सिंगल और डबल बॉन्ड के बिटवीन आ रहा है। अगर ये एग्जैक्टली डबल बॉन्ड होता तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो 134 होनी चाहिए थी, इट इज 139। नाउ अब क्या करेंगे बेटे, ये इंडिकेट करना चाह रहा है कि ये जो आपको क्या नाम है बॉन्ड लेंथ मिली है ये रेजोनेंस को इंडिकेट कर रही है, रेजोनेंस को इंडिकेट कर रही है। बेंजीन के अंदर रेजोनेटिंग जो है ना वो बॉन्ड्स होते हैं, वो एक जगह लोकलाइज नहीं होते, वो डी लोकलाइज होते हैं। ये जो बॉन्ड लेंथ आपको दी जाती है ये लोकलाइज बॉन्ड यानी जो बॉन्ड मूव नहीं करता, ये बॉन्ड लेंथ दी जाती है जो मूव करते रहते हैं, डी लोकलाइज होते रहते हैं, राइट। तो इससे हमने क्या किया, अंडरस्टैंड कर लिया। तो जिनकी बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली इनसे मैच करेगी हम सिंगल डबल ट्रिपल कह सकते हैं। अच्छा बेटे यहाँ पे ना कुछ आप आगे देखेंगे कि मेजरमेंट एंड यूनिट्स के हवाले से देख लेंगे बेटे बॉन्ड लेंथ को ना हम लोग
एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं। जैसे बेटे मैं लिखे एक्स-रे डायफ्रैक्शन। बेटे एक्स-रे डायफ्रैक्शन आपको भी आइडिया है, आप लोगों ने शायद फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। आपको पता है कि एक्स रेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत शॉर्टर होती है और एटम के डिस्टेंस भी एटम के दरमियान कम होते हैं। तो बेटे हम जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स सॉलिड फेज के अंदर, उनके ऊपर एक्स रे गिराते हैं और एक्स रे को जब एक्स रे हिट करती हैं तो एक्स रे जब बाउंस बैक होती हैं तो बेटे एक पैटर्न से बाउंस बैक होती हैं। तो साइंटिस्ट के पास ना कुछ पैटर्न्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, वो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के स्टैंडर्ड पैटर्न से उस ऑब्जर्व पैटर्न को मिलाते हैं और वो बॉन्ड लेंथ बता लेते हैं। हर सिलेबस में इतनी डिटेल नहीं है, बस आपको टू द पॉइंट की बातें याद रखनी है। दिस इज फॉर सॉलिड सब्सटेंसेस। बेटे इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन ये मोस्टली हम गैसेस या वेपर फेज के अंदर जो चीजें होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन जैसे बेटे आपको फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में याद हो, हम लोगों ने डी ब्रॉय पढ़ा था और डी ब्रॉय में आपको याद है कि जर्मर और डेविसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन कहते थे, कि उसने डायफ्रैक्शन करवाई थी, क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाया था। तो बेटे वहां पे क्या बना था, वहां पे वो जो इलेक्ट्रॉन से उनकी वेव नेचर जो है वो हमें आइडिया हुई थी। तो बेटे इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन से भी आप क्या कर सकते हैं, हम किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ जज कर सकते हैं। अब ये साइंटिस्ट ही जानता है कि हम उसने इसको कैसे करना होता है, राइट। स्पेक्ट्रल स्टडीज यानी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, तो हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो होते हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम देखते हैं। जैसे बेटे हम लोग जो रेज यूज करते हैं, हम IR रेडिएशन यूज करते हैं, हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज करते हैं अपने सैंपल के ऊपर। बहुत छोटे छोटे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन सैंपल के ऊपर रेडिएशन को यूज करके हमारे पास स्पेक्ट्रा आते हैं, तो हम उन पीक से हम बॉन्ड लेंथ का अंदाजा लगाते हैं। बेटे इतनी ज्यादा डिटेल की आपको ऐसे जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बेटे नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बेटे नेक्स्ट ये है कि आपने ना यहाँ यूनिट्स याद रखें। बेटे किन किन यूनिट्स के अंदर आप मेजर करते हैं, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के अंदर आप इनको मेजर करते हैं। बेटे पिकोमीटर देख ले 10 की पावर -12, एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 और 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर 100 पिकोमीटर के इक्वल होते हैं। बेटे यूनिट्स की कन्वर्जन आप लोगों ने नहीं भूलनी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप सो कि बेटे आपको ये बात याद रहेगी, ठीक है जी। अच्छा बेटे आगे चलते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। व्हाट आर दोज फैक्टर्स? इसमें एक आपके पास एटॉमिक साइज। बेटे आपको पता है एटॉमिक साइज की अगर बात की जाए तो जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा इसका मतलब वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उतनी जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। जैसे बेटे आपको पता है एच के मॉलिक्यूल को अगर कंपेयर किया जाए सी के मॉलिक्यूल के साथ, तो बेटे हमारे एच की जो बॉन्ड लेंथ है इसका साइज छोटा है। अगर इसका साइज छोटा तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और सी की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली बेटे आई हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बेटे आपको पता है कि यहाँ पर आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फ्लोरीन की छोटी होगी। तो बेटे दिस वुड बी द ऑर्डर। बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आपसे कहा जाए कि बेटे HF हो गया, HCl हो गया और HBr हो गया और HI हो गया, बताओ इसमें से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? बेटे जितना डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उतनी शॉर्टर हो जाएगी। तो बेटे आप ये देखें यहाँ पे क्या है कि ये ऑर्डर आ जाएगा आपके पास, दिस इज द ऑर्डर। HI में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, HI में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम है। जितना डिफरेंस कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। अब बेटे यही से मैं आपसे एक और चीज भी पूछ सकता हूं कि मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि बेटे इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व होगी। एबनॉर्मल बॉन्ड लेंथ से मुराद ये है कि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कम होगी उनके रेडियाई के सम से। तो आप कहेंगे सर HF जो है ना हमारे पास, HF ये वो मॉलिक्यूल है जिसमें एबनॉर्मेलिटी आएगी, एबनॉर्मेलिटी इन बॉन्ड लेंथ। और बेटे एबनॉर्मेलिटी इन बॉन्ड लेंथ से क्या मुराद है, क्योंकि आप जानते हैं कि HF में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आने की वजह से परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर यहां पे क्या आ जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है दैट इज लेस देन दैट ऑफ किसकी, रेडियाई के सम से। बेटे बॉन्ड ऑर्डर से बात की तो बॉन्ड ऑर्डर का मुराद है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बेटे आपको पता है कि C डबल बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड, बेटे इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, जिसके नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। सो इसमें कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। बेटे परसेंटेज कैरेक्टर आप लोगों ने पढ़ा था, जितना परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी। आपको पता है बेटे एक हमारे पास होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, एक हमारे पास होती है sp2 और एक हमारे पास होती है sp3।
बेटे वो मॉलिक्यूल जिनमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगी उनके अंदर परसेंटेज s करेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां पर 50% s करेक्टर है, यहां 33 पॉइंट समथिंग s करेक्टर है, यहां 50% s करेक्टर है ना। तो s करेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर क्या होगा बेटे, उनमें जो है वो बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, राइट। जैसे आपके पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है बेटे। बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो एग्जामिनर आपको कह देता है कि भाई एक बॉन्ड एनर्जी मेरे पास 40 किलो जूल पर मोल है, एक बॉन्ड एनर्जी मेरे पास 60 किलो जूल पर मोल है और एक बॉन्ड एनर्जी मेरे पास 200 किलो जूल पर मोल है। बताओ किस केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? तो आप कहेंगे जहां बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है वहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। इसका मतलब बेटे यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, यहां बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। आई होप सो कि बेटे आपको ये पॉइंट याद रहेगा, ठीक है जी। इसी तरीके से बेटे याद रखिएगा जो बॉन्ड लेंथ होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये सब शल आप कह लें। जैसे आपके पास एस पी डी और एफ, आपको पता है बेटे एफ का साइज सबसे बड़ा होता है। जितना साइज ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा, सॉरी ये आ जाएगा डायरेक्टली रिलेशन, सॉरी ये डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा कि हमारा बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। साइज ऑफ ऑर्बिटल के डायरेक्टली आ जाएगा। अगर एफ के बेटे एफ के ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया हुआ है तो बेटे इसका मतलब एफ का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और एस की बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटे, कम होगी। आई होप सो कि बेटे आपको ये आइडिया हो गया होगा। सिमिलरली अगर आपके पास एस है, sp2 और s है, sp3 और s है, अगर आपसे पूछे जाए इसमें से किस ओवरलैप की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बेटे आपको पता है कि sp3, देखो सब में s कॉमन है। अब आप परसेंटेज s कैरेक्टर की तरफ चले जाओगे, sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर कम है, यहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, तो sp3s की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। तो बेटे आपने ये देख लिया दीज ऑल आर द वेरिएशंस रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ, जो कि बेटे आप लोगों ने याद रखना है। इसमें इतनी कोई डिटेल वाली चीजें जो है वो नहीं है, बहुत सिंपल सा बॉन्ड लेंथ का टॉपिक था। एंड नाउ बेटे दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड लेंथ। अल्लाह हाफिज।